Good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a very important topic of BSc 6th semester physics, transistor. ट्रांजिस्टर के इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कैसे होती है, ट्रांजिस्टर के जो प्रकार हैं वो कैसे होते हैं, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि या उसके ऑपरेशंस की भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रांजिस्टर का कन्फिगरेशन मॉड जो होता है और कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। जैसा कि इसका नाम है स्टूडेंट्स कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है, अकॉर्डिंग टू देयर नेम ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द ट्रांजिस्टर। यानी कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को जो है वो ट्रांसफर करती है लो रेजिस्टेंस से अधिक रेजिस्टेंस की ओर। ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड यूज एज एन एम्पलीफायर। हम ये भी कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो हमें वोल्टेज का हमेशा क्या करके देती है, गेन करके देती है। ओके तो इसके बिसाइड्स क्या है, एक्चुअली ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी बनी हुई डिवाइस है। तो दो पीएन जंक्शन डायोड को यदि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर यदि हम उसकी सैंडविचिंग कर दें तो जो डिवाइस बनेगी वो हम उसे ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के निम्नलिखित बिंदुओं पर। कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है ट्रांजिस्टर, उसके टाइप्स की बात करेंगे, ऑपरेशंस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। एक्चुअली ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। यह ट्रायोड वाल्व की तरह काम करती है जिसमें तीन सिरे होते हैं, है ना। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इस फिगर्स में आपको दिख रहा होगा कि तीन टर्मिनल इसमें आपको दिख रहे होंगे, है ना। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन जंक्शन विद ऑपोजिट फेस। हम कह सकते हैं कि दो पीएन जंक्शन को यदि हम ऑपोजिट फेस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो वो आपका ट्रांजिस्टर बन सकता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता। जैसे ये एक पीएन हमने लिया और ये एक एनपी हमने ले लिया, दैट मीन्स ऑपोजिट ले लिया, तो ये जो नई डिवाइस बन गई वो ट्रांजिस्टर है। पर एक्चुअली क्या व्यवहार में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। व्यवहार में कभी भी पीएन और एनपी को यदि हम सैंडविचिंग करें तो नया ट्रांजिस्टर बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका कारण है कि जो इसका बीच वाला हिस्सा होता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जिसको बेस कहते हैं, वो बहुत पतला रखा जाता है। यानी कि उसमें जो इम्प्यूरिटी की डोपिंग होती है वो बहुत कम होती है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो टू पी टाइप और वन एन टाइप, और टू एन टाइप एंड वन पी टाइप। यानी कि दो पी प्रकार के अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक से ये युक्ति बन सकती है, या दो एन प्रकार के अर्धचालक और एक पी प्रकार का अर्धचालक लेकर हम इसे बना सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम इसे जब बनाते हैं तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि दो समान प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक विपरीत प्रकार के अर्धचालक को जोड़कर बनाई गई युक्ति को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। समान प्रकार, जैसे आपने इस तरफ पी लिया, इस तरफ पी लिया, तो ये वो इक्वल टाइप्स हो गया, और ऑपोजिट मतलब उसका एन उल्टा। तो ये जो डिवाइस बनी है वो क्या कहलाती है? ट्रांजिस्टर कहलाती है। ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड बीजेटी। इसे हम बीजेटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब अब से आपसे कोई ट्रांजिस्टर की बात करे, उसके ऑपरेशन की बात करे, तो आप समझ जाइए कि वो बात हो रही है एक्चुअल में बीजेटी की। क्यों इसे बीजेटी कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर? क्योंकि इसमें दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होल और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और होल दो होने के कारण इसे बाईपोलर का नाम दिया गया है। सो बीजेटी, दैट मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो नाउ द पार्ट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसके तीन सिरे होते हैं। उन तीन सिरों के नाम है एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर जो है वो पहला सिरा होता है, बेस बीच का सिरा होता है, और तीसरा सिरा जो होता है वो क्या होता है? कलेक्टर होता है। एमीटर को हम उत्सर्जक कहते हैं, यानी कि जो आवेश वाहकों को उत्सर्जित करता है, जो चार्ज कैरियर को एमीट करता है। बेस जो कि बहुत ही पतला रखा जाता है, उसकी डोपिंग बहुत कम की जाती है। कलेक्टर जो कि क्या करता है? चार्ज कैरियर को क्या करता है? कलेक्ट करता है। ओके, तो ये तीन आपके जो पार्ट्स हैं ट्रांजिस्टर के, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन जब कभी भी हम मार्केट में ट्रांजिस्टर को देखते हैं तो क्या होता है, तो हमें इन तीनों टर्मिनल को पहचानना होता है। तो हमेशा कलेक्टर, जो एमीटर और जो आपका बेस होता है, उनके बीच की डिस्टेंस कम रखी जाती है,
और कलेक्टर को थोड़ा सा बेस से क्या रखा जाता है, ज़्यादा दूरी पर रखा जाता है। यदि दूरियां समान है तो कलेक्टर वाला जो हिस्सा है वहां पर एक डॉट का निशान आपको देखने को मिलेगा। वो डॉट से आप पहचान सकते हैं कि क्या कलेक्टर है। अगर कलेक्टर समझ में आ गया तो डेफिनेटली एमीटर और बेस आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। टाइप्स, अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। जैसा कि हमने बताया, एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी कि दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच पी प्रकार के अर्धचालक की सैंडविचिंग की गई है, जिससे एनपीएन ट्रांजिस्टर बना है। तीन टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल इसका ई है आप देख सकते हैं, दूसरा बी है और तीसरा सी है। अगर हमसे पूछा जाए कि बी में कौन से आवेश वाहक होंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो डेफिनेटली बी में जो आवेश वाहक होंगे वो कौन से होंगे, आपके होल, क्योंकि वो है। यहाँ दो प्रकार की संधियां पाई जाती है। एक संधि जो है वो एमीटर और बेस के बीच होने के कारण हम इसे ईबी जंक्शन कहते हैं, जेईबी, है ना। और दूसरी संधि जो है वो कलेक्टर और बेस के बीच होने के कारण इसे हम सीबी जंक्शन कहते हैं, यानी कि जेसीबी। हमेशा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ये ध्यान रखिएगा कि जेईबी के बीच हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और जेसीबी के बीच हमेशा रिवर्स बाइसिंग होती है। इसका मतलब उत्सर्जक हमेशा, एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर हमेशा कौन सी बायस में होगा, रिवर्स बायस। जब भी आप इसका कनेक्शन करें तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ के रखें। ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, है ना। इसमें देखिए कलेक्टर, बेस और एमीटर, इसमें ये इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एरो। एरो हमेशा बताता है कि प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो हो रही है। दैट मीन प्लस की मीनिंग होगी पी, यानी कि पी बीच में होगा। माइनस की मीनिंग क्या होगी, एन, एन यहाँ होगा, डेफिनेटली एन दूसरी तरफ भी होगा। तो इस एरो से आप पहचान सकते हैं कि दिया गया ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी। जैसे देखिए यहाँ जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें एरो जो है वो उस तरफ है, इसका मतलब डेफिनेटली ये पी होगा। कहाँ पहुंच रहा है, एन, तो बीच में यदि एन है तो विपरीत प्रकार के अर्धचालक किनारे होने चाहिए, तो ये पी होगा। आप पहचान सकते हैं कि ये पीएनपी है। तो आपको ध्यान रहे हमेशा। दूसरी एक बात, बेस इज ऑलवेज थीन, जो लगभग 1 माइक्रोमीटर का होता है। ये जो आधार होता है, बेस जो होता है वो बहुत ही पतला बनाया जाता है, आप देख भी रहे होंगे डायग्राम में, लगभग 1 माइक्रोमीटर का होता है। इस आधार का पतला बनाए जाने का कारण ये है कि जिससे कि जो चार्ज कैरियर्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे चार्ज कैरियर्स, वो इस आधार को आसानी से पार करके बिना रुकावट पार कर सके, बिना होल के साथ मिलके क्षय हुए, क्योंकि कम होल होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन जुड़ के नष्ट होंगे, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक तक पहुंच सके, जिससे कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हो सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। VEB, VCB और VCCE, ये तीन इसकी वोल्टेजेस होते हैं, जिसको हम आगे की स्लाइड्स में समझते हैं। ऑपरेशंस, चलिए अब हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन करने के लिए आपके पास यहाँ 4 फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, हम जो बात करेंगे वो अभी एनपीएन की ही बात करेंगे पूरे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप ये देख सकते हैं जो अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर का बनना आपको पहला डायग्राम में दिखा रहा है। हमें ये मालूम है कि जब हम कोई भी सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप का ले लेंगे, तो जैसा कि पीएन जंक्शन में हम देख रहे थे कि एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता था, एक विसरण का गुण होता था, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते थे, संधि की ओर चल के मिलते थे और एक संधि पर एक ऐसी परत बनती थी जहां पर न तो कोई होल और न ही कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता था, जिसे हम कहते थे अवक्षय परत। अब हमने कोई भी यहाँ पर बाइसिंग नहीं की है, कोई भी बैटरी का कनेक्शन नहीं किया है ना। और ट्रांजिस्टर कौन से बाइसिंग में है, अनबाइस्ड है ना। एनपी और पीएन पर क्या होंगे, हमें मालूम है कि ई मोबाइल्स जो आयन होते हैं, डोनर और एक्सेप्टर आयंस, वो होते हैं। उनके कारण हमेशा क्या बनता है, आपका डिप्लेशन लेयर बनता है। तो देखिए एक एन और पी के बीच ये डिप्लेशन लेयर बनेगा और एक पी और एन के बीच ये डिप्लेशन लेयर बनेगा, क्योंकि एनपी और पीएन को हमने क्या किया है, मिक्स करके इसे बनाया है। अगर तो इस तरह से हमें डिप्लेशन लेयर देखने को मिलेगा। तो अनबाइस कंडीशन में सबसे पहले क्या बनता है, आपका डिप्लेशन लेयर बनता है ना। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऊर्जा बैंड आप देख रहे होंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो विभव प्राचीर बनता था, आपको याद होगा कि इसमें क्या बनता था, विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर बनता था। तो पीएन संधि पर जो विभव प्राचीर बनता है उसमें पी क्षेत्र हमेशा ऊपर रहता था, है ना। पी क्षेत्र की और वो जो प्राचीर रहता था वो ऊंचा बनता था और एन क्षेत्र की ओर नीचा। इस कंडीशन पर हम कहते थे कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो ऊर्जा बैंड है
ये NPN ट्रांजिस्टर का ऊर्जा बैंड है, तो देखिए P ऊपर बना है, N नीचे है, P ऊपर बना है, N नीचे है, दो तरफ N है तो दोनों तरफ का N नीचे है, जिससे आपको दोनों P और N के बीच का जो पोटेंशियल बैरियर है VB, वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं सेकंड डायग्राम की ओर। सेकंड नंबर का डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो है आप वो देख सकते हैं, सेकंड नंबर का डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए कि दो बैटरी हमने कनेक्ट की, इसकी बाइसिंग की है। हमेशा याद रखिए कि जो उत्सर्जक होता है, जो एमीटर होता है, वो हमेशा और हमेशा कौन सी बायस में होता है, अग्र अभिनत में होता है। यानी कि यदि ये एन टाइप का है तो जरूर इसे बैटरी के हम कौन से सिरे से जोड़ेंगे, एन सिरे से। तो एक्स बैटरी को जो जोड़ा गया है उसमें आप देखिए एन को एन से जोड़ा गया है और पी को पी प्लस से जोड़ा गया है ना। ठीक इसी प्रकार देखिए जो कलेक्टर होता है उसमें वाई बैटरी हमने लगाई है, लेकिन कलेक्टर चूंकि आपका निगेटिव है, तो हम इसे किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, क्योंकि कलेक्टर हमेशा पश्च अभिनत में होता है। अभी मैंने बताया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या जनरली होता है और किस तरह से प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन की ओर चलना, सॉरी, आधार की ओर चलना वो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्योंकि आधार बहुत पतला होता है, इसलिए 2% से 5% इलेक्ट्रॉन इस होल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण आधार में एक अल्प धारा बहती है जिसे हम कहते हैं IB। करेक्ट। बाकी बचे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में। संग्राहक क्षेत्र में पहुंच के ये संग्राहक के बाहर कूद जाते हैं वायर पे, और ये यहाँ तार से होते हुए बैटरी के धन सिरे पर क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर इंटर करता है तो वैसे ही बैटरी एक्स के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जंप करता है, और ये इलेक्ट्रॉन चलने लगता है उत्सर्जक की ओर, यानी कि आपके एमीटर की ओर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत एक धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है, जिससे उत्सर्जक क्षेत्र में इस दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में एक धारा बहती है जिसे हम कहते हैं उत्सर्जक धारा IE। ओके। और संग्राहक में देखिए ये इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है वो इस तरफ है, यानी कि संग्राहक में जो धारा की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, जिससे उसमें एक धारा बहती है, वो धारा कौन सी होती है, IC होती है। हमेशा याद रखिएगा कि संग्राहक की अपनी धारा नहीं होती है। संग्राहक धारा जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हमेशा उत्सर्जक धारा पर डिपेंड करती है। क्योंकि संग्राहक जो है पश्च अभिनत में, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके संग्राहक क्षेत्र में उत्सर्जक से, वही इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर धारा क्या होगी, बहेगी। ठीक है। अब आधार को हमने पतला रखा, जिससे क्या फायदा हुआ आपको समझ में आया होगा, ऑपरेशन समझ में आया होगा। तीसरे डायग्राम में देखिए लॉजिकल डायग्राम आपको दिख रहा है ना। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये देखिए हमारा NPN ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, करंट भी आपको समझ में आ रही है। वोल्टेज की अगर हम बात करें तो उत्सर्जक क्षेत्र और आधार के बीच जो वोल्टेज लगेगा वो VEB होगा, और आउटपुट वोल्टेज जिसको हम कहते हैं जो कि संग्राहक और आधार के बीच लगता है उसे हम कहेंगे VCB। तो ये CB नाम से आप समझ में आ रहा होगा, EB नाम भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बेस जो है वो कॉमन रखा गया है, दो बैटरियां भी आपको दिख रही होंगी। यहाँ अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं, संधि है ये, तो संधि पर यदि किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो उस कंडीशन में देखिए IE धारा बाहर जा रही है, IC धारा अंदर आ रही है और IB अंदर आ रही है। इसका मतलब IE का जो मान होगा वो IB और IC के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये किरचॉफ के नियम से हमें समझ में आ गया कि IE करंट जो है वो IB प्लस IC के इक्विवेलेंट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि IB जो है वो बहुत ही अल्प धारा होती है, बहुत कम धारा होती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि IE जो है वो IC के लगभग क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि IB का पार्टिसिपेशन जो होता है वो 2 to 5% ही होता है, बहुत अल्प धारा होती है। आगे आप देख सकते हैं ये एक और आपको करंट दिखाई, एक और फिगर दिखाई दे रहा होगा, फिगर नंबर 4, जिसका मैं नाम दे देता हूं। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने संधि के बारे में बताया। जंक्शन की जो विड्थ है उसको ध्यान से देखिए कि जो NP जंक्शन होती है या जो एमीटर साइड की जंक्शन होती है वो बहुत थीन होती है एज कम्पेयर टू कंडक्शन, सॉरी, कलेक्टर साइड की जंक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि एमीटर जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और फॉरवर्ड बायस में होने के कारण यहाँ की जो डिप्लेशन विड्थ होती है या जो जंक्शन की जो चौड़ाई होती है वो क्या हो जाती है, डिप्लेशन विड्थ की जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो कंडक्शन, सॉरी, कलेक्टर जो होता है वहाँ जो है रिवर्स बायस होने के कारण यहाँ आपको मालूम है कि रिवर्स बायस में या पश्च अभिनत में हमेशा बैंड चौड़ाई जो होती है वो बढ़ जाती है। इसको हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम से भी क्लियर है कि जो एमीटर है वो एन टाइप का है। वहाँ आप देख सकते हैं कि जब आपने बाइसिंग की, जब आपने इसमें फॉरवर्ड बायस आपने जब लगाया तो फॉरवर्ड बायस लगाने के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े,
जिससे जो पोटेंशियल बैरियर एनर्जी थी वो VEB वोल्टेज था, वो VEB वोल्टेज आपने दिया, जिससे देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन जो थे वो उठ के यहाँ आ गए। अब उनका आधार पर जाना बहुत आसान होगा और करंट फ्लो करना आसान होगा, यानी कि जो एनर्जी थी बैरियर एनर्जी वो BB से घटकर BB माइनस VEB हो गई। ठीक ऐसा ही आप देख सकते हैं कि जो संग्राही है, उस संग्राही क्षेत्र में या कलेक्टर क्षेत्र में हमने जो बाइसिंग की है वो कैसी बाइसिंग की है, रिवर्स बायस में इसे लगाया गया है। रिवर्स बायस में लगाने के कारण जो वोल्टेज था वो निगेटिव वोल्टेज था, जिससे वो जुड़ गया। तो हमारा जो VCB यहाँ का पोटेंशियल वोल्टेज जो हमने लगाया, और VB जो हमारा बैरियर वोल्टेज था वो बढ़कर VB प्लस VCB हो गया, यानी कि यहाँ पर जो बैरियर है उसकी जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई जो है, या बैरियर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये मैंने NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग आपको बताया, उसकी जो क्रिया विधि है, उसका जो ऑपरेशन है, उस पर अभी हमने चर्चा की। अब हम देख सकते हैं PNP भी ठीक वैसा ही है, केवल N की जगह हम P यूज़ करते हैं और चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, होल का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे डिफरेंट कन्फिग्रेशन की। एक्चुअली कन्फिग्रेशन की आवश्यकता सबसे पहले हम बात करें क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए इनपुट और आउटपुट के लिए हमें दो दो टर्मिनल की आवश्यकता होती है। इनपुट के लिए हमें दो चाहिए और आउटपुट के लिए भी दो चाहिए, लेकिन हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है। अतः हमें क्या करना होगा, किसी न किसी एक टर्मिनल को कॉमन रखना होगा, है ना, जिससे कि वो दोनों में काम आ जाए, इनपुट में भी काम आ जाए और आउटपुट में भी काम आ जाए। इसलिए इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, और इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में तीन कॉन्फ़िगरेशन हम जनरली पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है CB यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है CE जो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा होता है CC जो कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ बेस यानी कि हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ आधार, जिसमें बेस को उत्सर्जक और संग्राहक के सापेक्ष क्या रखा जाए, कॉमन रखा जाए। CE मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक, जिसमें एमीटर को या उत्सर्जक को आधार और जो हमारा संग्राहक है उसके सापेक्ष क्या रखा जाए, उभयनिष्ठ रखा जाए। और CC इसका मतलब जो है कि संग्राहक, यानी कि संग्राहक को आधार और उत्सर्जक के सापेक्ष जो है वो क्या रखा जाए, उभयनिष्ठ रखा जाए, जिससे कि हमें चार जो टर्मिनल की आवश्यकता थी वो हमारी पूरी हो जाए। सबसे अहम बात यहाँ पर ये होगी कि जिस किसी को भी आप उभयनिष्ठ रखते हैं, जिस किसी भी सिरे को उभयनिष्ठ रखना होता है, उस सिरे को आपको ग्राउंड करना है। जैसे यहाँ पर CB मोड का एक आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो आधार है उसे उभयनिष्ठ रखा गया है, तो आधार को चित्र में आप देख सकते हैं NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर है, उसे ग्राउंड किया गया है। तो आधार को ग्राउंड किया गया है, और उत्सर्जक और कलेक्टर जो है, एमीटर और कलेक्टर जो है, उनके सापेक्ष आधार जो है वो कॉमन है। इसलिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो इनपुट यानी कि एमीटर साइड इनपुट कहलाता है और कलेक्टर साइड आउटपुट कहलाता है। एमीटर साइड जो वोल्टेज लगता है वो एमीटर बेस वोल्टेज होने के कारण उसे हम VEB कहते हैं, और कलेक्टर साइड जो वोल्टेज लगता है वो कलेक्टर बेस वोल्टेज होने के कारण उसे VCB कहते हैं। ठीक वैसा ही आपका आप PNP ट्रांजिस्टर में भी इसे समझ सकते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए हम देखते हैं कि एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो करंट और वोल्टेज के बीच खींचा गया कर्व होता है, यानी कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, जैसा कि हमने PN जंक्शन डायोड का भी अभिलाक्षणिक वक्र देखा था, ठीक वैसा ही अभिलाक्षणिक वक्र जो है। तो अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, दिए गए वोल्टेज और धारा के बीच खींचा गया वक्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ये उसका ट्रेनिंग बोर्ड का डायग्राम है, आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ आधार कॉमन बेस में आप देख सकते हैं कि एमीटर फॉरवर्ड बायस में होता है, इसलिए बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस से, और जो बेस है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक मिली मीटर यूज किया गया है जिससे हम IE करंट को मेजर करते हैं, एक वोल्ट मीटर यूज किया गया है जिससे हम VEB करंट वोल्टेज को मेजर करते हैं। ये पूरा जो पोर्शन हमने देखा ये इनपुट पोर्शन कहलाता है, या निवेशी क्षेत्र कहलाता है, यानी कि यहाँ पर निवेशी धारा होगी ये, और निवेशी वोल्टेज होगा ये, करेक्ट। ठीक वैसा ही देखिए कलेक्टर माइनस से है, इसका मतलब इसका कनेक्शन प्लस से किया जाएगा, तो बैटरी के प्लस से किया गया है। यहाँ भी एक अमीटर IC करंट को यूज करने के लिए यूज किया, और एक वोल्ट मीटर VCB वोल्टेज को यूज करने के लिए किया गया है। ठीक है, दोनों तरफ देखिए एक एक रिहोस्टेट लगे हुए हैं, रिहोस्टेट की सहायता से हम यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होगी उस करंट को मेजर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक वैसा ही RS2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है।
यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम खींचते हैं वो आई और बी के बीच खींचते हैं, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दैट मीन्स द कर्व बिटवीन द आई ई एंड वी बी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कर्व खींचेंगे वो यहाँ पर अगर इनपुट यानी कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचने जाएंगे तो वो निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा के बीच होगा, और यदि आउटपुट खींचने जाएंगे यानी कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचने जाएंगे तो वो निर्गत धारा और निर्गत वोल्टेज के बीच होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जनरली जब हम निवेशी या निर्गत खींचते हैं तो उस दौरान किसी और राशि को हमें नियत रखना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन कौन से हैं और किस प्रकार कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनते हैं। सबसे पहला है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो VEB, इनपुट वोल्टेज VEB है हमारा, VEB है, और इनपुट करंट जो है वो IE है। इन दोनों के बीच खींचा गया कर्व जो है वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। लेकिन उस समय आउटपुट वोल्टेज को क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है, द कर्व बिटवीन द VEB एंड IE। इसका मतलब निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा के बीच खींचा गया वक्र ही निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, जबकि निर्गत वोल्टेज जो रहता है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो देखिए हमने निर्गत वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, VCB को पहले 0 रखा, फिर हम वोल्टेज VEB को बढ़ाते गए RH की सहायता से, और हम प्लॉट करते गए किसके डायग्राम को, करंट जो है वो बढ़ती गई उसका। फिर हमने दूसरा बार फिर से VCB को 2 वोल्ट पर सेट किया, कांस्टेंट रखा, VEB को बढ़ाते गए तो हमें तीसरा। तो ऐसा आप 3-4 बार ले सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल के दौरान आप ये सब करते हैं, आपको ये मिलेगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज VCB और आउटपुट करंट IC के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है, आपको मालूम है कि VCB का खुद का जो अस्तित्व होता है, यानी कि IC करंट का जो खुद का अस्तित्व होता है वो VCB पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि VCB कौन सी अभिनत में होता है, रिवर्स बायस में होता है। तो आउटपुट करंट किस पे डिपेंड करती है, इनपुट करंट पे, IE पे। इसलिए यहाँ IE को कांस्टेंट रखा जाता है, कि IE को 0 रखा। देखिए ध्यान से, जब हम VCB बढ़ाते हैं तो क्या ये बढ़ रहा है, नहीं, जितना बढ़ना था वो IE के कारण बढ़ा, और बाकी देखिए VCB के वोल्टेज को बढ़ाने पर भी वो नहीं बढ़ता। फिर हमने IE को 5 मिली एम्पियर पर सेट किया, तो देखिए ध्यान से, ये आपका यहाँ तक बढ़ चुका, करंट बढ़ा जरूर, पर उसके बाद जब हम VCB को बढ़ाते गए तो करंट बढ़ा क्या, नहीं, करंट नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि VCB वोल्टेज पर कभी भी IC डिपेंड नहीं करता, IC डिपेंड करता है वो IE पे डिपेंड करता है। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र हम किसे कहेंगे, निर्गत वोल्टेज और निर्गत धारा के बीच खींचा गया अभिलाक्षणिक वक्र, जबकि निवेशी धारा स्थिर रहे, इनपुट करंट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ओके, फिर हम आते हैं करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पे। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक या धारा स्थानांतरण वक्र हम किसे कहते हैं, दो धाराएं थी, इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच जो भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हमारी करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, जबकि आउटपुट वोल्टेज क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि IE जो है लगभग बराबर होता है किसके, IC के। लेकिन लगभग बराबर होता है क्योंकि थोड़ा सा भाग तो हमारा आधार भी ले जाता है, इसलिए IE डायरेक्ट इक्वल होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन जो आई है वो थोड़ी सी, आपकी देख रहे होंगे, सीधी आनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी बैंड हुई है, और बैंड होने का कारण है कि थोड़ी सी वैल्यू जो है वो जो IE बढ़ाने से IC की बढ़ने की जो वैल्यू है वो, IE को 100% बढ़ाएंगे तो IC 95% बढ़ेगी। इस रीजन से ये थोड़ा सा क्या हुआ है, डाउन हुआ है। तो ये भी यहाँ पर एक वक्र खींचा गया है। प्रैक्टिकल के दौरान आप VCB को डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और एमीटर करंट और कलेक्टर करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। यही हमें करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देता है। आई थिंक आपको कॉन्फ़िगरेशन तक सब कुछ समझ में आया होगा। और अब कॉमन एमीटर की हम नेक्स्ट में बात करेंगे, कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे, और इसके जो फैक्टर वगैरह हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वगैरह जो हैं, उन सब की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।